जब हम लोग इस तरीके के केसेस देखते हैं कि सामने बाहर तो कोई बहुत आध्यात्मिक तरीके से अपने को ज़ाहिर करते थे, लेकिन बाद में कोई ऐसा स्कैंडल हुआ, पता चला कि भई इनका लाइफ़स्टाइल में तो अध्यात्म दूर-दूर तक नहीं था। अच्छा, सो नवमांश में राहु और केतु की पोजीशन से क्या पता चलता ये राहु केतु हमारे डेस्टिनी के प्लैनेट्स हैं। राहु केतु इस तरीके से इनविजिबल तरीके से कार्मिक बॉन्ड हमारे जीवन में कार्य करता है। है? लाइफ पार्टनर की क्वालिटीज को प्रिडिक्ट करने में नवांश चार्ट कैसे हेल्प करता है? आपको D9 चार्ट के फर्स्ट हाउस में दोबारा यही कहूंगा कि देखिए कि जो फर्स्ट हाउस होता है वो आपके ओवरऑल मैरिटल लाइफ के आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में और पार्टनर की डिजायर्ड पार्टनर की क्वालिटीज के बारे में बताता है। लोग स्टडी इतना करते हैं और आपको तो पता होगा इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि बुक्स तो पढ़ना ही चाहिए और एग्जाम्स कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, तो क्या नवांश चार्ट कम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस प्रेडिक्ट कर सकता है? बिल्कुल वो करेगा। देखिए होता क्या है कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करी जाती है तो उसमें देखा जाता है कि आपका छठा भाव कितना मजबूत है, फिफ्थ हाउस कितना मजबूत है। ये कुंडली में इतनी हायर स्टडी का योग है भी नहीं है। जनरली हम लोग बोलते हैं कि जिसमें मतलब जैसे मरकरी है, मरकरी आपका बेसिक एकेडमिक्स में काफी रोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर बृहस्पति अच्छा होगा तो बृहस्पति सूर्य जैसे ग्रह अच्छे हों तो बेसिक ग्रेजुएशन लेवल तक की पढ़ाई तो अच्छी होती है। D9 चार्ट में अगर मांगलिक दोष हम देखते हैं तो उसका क्या मतलब है? मांगलिक जो योग होता है इसको देखिए, इसके दो पैरामीटर्स हैं। इसको योग भी कह सकते हैं, दोष भी कह सकते हैं। तो ये होता है कि हमारी कुंडली में कुछ प्लेसमेंट होती है, जैसे हमारे लगन कुंडली में फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवंथ हाउस में, एट्थ हाउस में, ट्वेल्थ हाउस में अगर मंगल ग्रह की प्लेसमेंट होती है तो आपकी कुंडली को थोड़ा सा आप इसको एक्सीडेंट प्रोन भी बोल सकते हैं, आप इसको टेम्परामेंटल और इश्यू एग्रेशन भी बोल सकते हैं, हाई सेक्सुअल एपेटाइट भी बोल सकते हैं। तो इस लेवल पे बोला जाता है कि ये इंसान डायनामिक है। अब आ रहे हैं निपुण जी। निपुण जी के साथ में ऑलरेडी एक पॉडकास्ट रिलीज हो चुकी है राहु केतु और शनि पे, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा अलग सा है। हम बात करने वाले हैं नवांश चार्ट, जो कि D9 चार्ट भी जाना जाता है। हम सीखने वाले हैं कि ये D9 चार्ट या नवांश चार्ट जो है हमको कैसे बेनिफिट कर सकता है एस्ट्रोलॉजिकली। शुरू करते हैं ये पॉडकास्ट नवांश चार्ट पे। नमस्ते निपुण जी, कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते श्रुति जी, नमस्ते। मैं बहुत बढ़िया हूँ, धन्यवाद। आज हमारे व्यूअर्स को आपके बारे में थोड़ा बताइए। ओके श्रुति जी, फर्स्ट ऑफ ऑल टू बिगिन विद थैंक्स अ लॉट, आपने मुझे निमंत्रण दिया अपने प्लेटफॉर्म पे। मेरी अगर आप जर्नी की बात करते हैं तो मतलब आई कम फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, फ्रॉम आवर रूट्स। मतलब हमारी जो, मैं अगर आपको पूरी अपनी रूट्स के बारे में बताऊं तो मैं गढ़वाल उत्तराखंड से मैं बिलोंग करता हूं। और मेरे फादर सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब में थे, इंजीनियर थे, मदर वॉज हाउस वाइफ। एस्ट्रोलॉजी, पूजा पाठ, अनुष्ठान, कर्मकांड, पूजाएं तो हमारे ग्रोइंग अप हमारे जीवन का हिस्सा रही है। और साथ ही साथ मेरे कुछ कजन मामा वगैरह हैं जो मतलब कि जिन्होंने प्रोफेशनल फुल टाइम पंडिताइन का काम करना या ज्योतिष का काम करना उन्होंने करा था। मेरी फील्ड में था कि मैं ये बोलूंगा कि मतलब ये ईश्वर ने ही मेरे को सिलेक्ट करा, क्योंकि इनिशियल लाइफ में यहाँ कोई ऐसा कुछ मतलब प्लान था नहीं। इट ऑल हैपेंड ऑन इट्स ओन। मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में मैंने BCA करा, मैंने MBA करा और उसके बाद कनाडा आना भी अपने आप हुआ। तो एस्ट्रोलॉजी का बस ये था कि बचपन से पूजा पाठ वाले तो बचपन से ही थे, वो तो मेरे का मतलब भगवान शिव के प्रति जो समर्पण था वो तो बचपन से बाय डिफॉल्ट ही आया था। और जो डेली के नियम होते हैं कि सूर्य को जल चढ़ाना है, गौ माता को रोटी खिलानी है, और घर के भी नियम ऐसे थे कि मम्मी का भी था कि सुबह पहली रोटी गौ माता के लिए निकालनी है। और उसके बाद जो भी जैसे मतलब जो भी प्रोसेस होता है कि मतलब कभी श्राद्ध है कुछ है तो होता था। तो मेरा बस ये था कि मेरे को जब कनाडा मूव होना था तो आई गॉट टू नो कि कनाडा में फ्रेंच इज द सेकेंड लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज। तो मैं दिल्ली का भारतीय विद्या भवन था, मैं वहाँ पे इनिशियली आई वेंट देयर टू लर्न फ्रेंच। फिर वहाँ पे जाके पता चला कि हाँ तो एस्ट्रोलॉजी के, पामिस्ट्री के, न्यूमोलॉजी के इन सबके कोर्सेज होते हैं। तो मुझे लगा चलो व्हाई नॉट कि इसमें मतलब मेरा पैशन तो है इन चीज़ों में, कोर्स एनरोल कर लेते हैं। तो मैंने कोर्स एनरोल करा। फिर उसके बाद वहाँ पे मेरा इंटरेस्ट इन चीज़ों में इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा रुझान हुआ, खासकर पामिस्ट्री को लेके। और जस्ट बिकॉज थोड़ी मेरी पर्सनैलिटी एक्सट्रोवर्ट है, कैमरे का, क्योंकि मैं एडवर्टाइजिंग बैकग्राउंड था, कैमरा, यूट्यूबिंग, ये सब चीज़ों का भी मुझे बेसिक नॉलेज था। तो आई स्टार्टेड माई ओन चैनल। और उसके बाद देखिए फिर कनाडा ना हुआ पिछले 4 5 6 सालों में, जैसे जैसे लाइफ अनफोल्ड होती रही
तो फिर वही बात है ना कि बाकी चीजें भी लाइफ में हो रही थी, लेकिन यू कुड हैव बीन एन एवरेज ओवर देयर। लेकिन जब आपको लगता है कि आप एक फील्ड में आपका इतना पैशन है, आपको लोगों का भी एक्सेप्टेंस मिलता है, और भाई अब मैं कोई भी चीज अगर आप पार्ट टाइम एटीट्यूड से करते हो तो उसमें वही आपको आउटपुट मिलती है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में इतनी रिसर्च है। और उसके बाद हर एक चीज का करना, देखिए अभी भी जब कोविड आया था तो उस समय क्या वो था। इसके अलावा अभी जैसे हर जगह इलेक्शंस हो रहे हैं, रशिया यूक्रेन सिचुएशन है, ईरान इसराइल सिचुएशन है, तो कहीं ना कहीं प्लैनेट्स के ट्रांजिट में उनका जवाब होता है। और अगर आप उस तरीके से अपने ऑडियंस से बात करते हो तो पीपल फील वेरी एनलाइटेंड कि भाई देखिए, आपको पॉलिटिकल एक्सपर्टीज के तो आपके पास एक प्लेटफॉर्म होगा, आपके पास करंट अफेयर्स और टैबलॉइड हॉलीवुड बॉलीवुड गॉसिप के लिए कुछ होगा, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी की ऑडियंस है अभी वो भी तो जानना चाहेंगे कि भाई एकदम से क्या हुआ, एकदम से वॉर क्यों शुरू हो गई, एकदम से वेदर ऐसा क्यों हो गया। तो वही बात है कि एस्ट्रोलॉजी इट कैन नॉट बी अ पार्ट टाइम काइंड ऑफ थिंग, इट इज अ फुल टाइम काइंड ऑफ थिंग विच रिक्वायर्स लॉट ऑफ रिसर्च। रिसर्च यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मैं ये कहूंगा कि ईश्वर ने, भगवान शिव की कृपा थी कि विच मेड मी एन एस्ट्रोलॉजर। मैं ही, मेरे पास ये मेरा इंट्रोडक्शन है। थैंक यू सो मच, आपने आज आपका इंट्रोडक्शन भी दे दिया। देखो, आज हम बात करें नवांश कुंडली के बारे में। अब ये मैंने बहुत सुना है, मैंने कुंडली के बारे में ऑलरेडी, जो लगन कुंडली होती है उसके बारे में तो मैं बहुत जानती हूँ, लेकिन ये जो नवांश कुंडली है उसके बारे में थोड़ा बताइए, ये क्या है और इसका ज्योतिष में क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए श्रुति जी, मतलब अगर आपने नवमांश के बारे में सवाल करा है तो उससे अपने में ही पता चलता है कि आपको थोड़ा ज्योतिष में आपका अच्छा गहन अध्ययन होगा। अदरवाइज जो हम बोलते हैं ना कि जिन लोगों को बस बेसिक बेसिक सतह सतह का ज्ञान चाहिए, शायद उन लोगों को तो इतना नवमांश के बारे में पता भी नहीं होगा। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपकी ज्योतिष की है। देखिए श्रुति जी, आप इस तरीके से देख लीजिए कि जो आपको सतह में दिखता है वो आपका लगन चार्ट होता है, लगन कुंडली होती है। नवमांश आपका बताते हैं कि आपकी अंतरात्मा क्या है, आपका भाग्य का जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो क्या है, उसकी जानकारी हम लोगों को नवमांश में मिलती है। देखिए हमारे मतलब किसी भी आप एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट की बात कर लीजिए, कोई भी बहुत ही सीनियर ट्रेडिशनल अगर आपको एस्ट्रोलॉजर से आप मिलते हैं तो वहाँ तो क्लियर कट मेंशन है कि बिना नवमांश चार्ट को देखे आपको कोई फलित नहीं करना, आपको कोई प्रिडिक्शन नहीं करनी। और देखिए यही कारण होगा श्रुति जी कि काफी बार ऐसा होता है कि जब हमें समाज में डुअलिटी दिखती है कि सामने से तो कोई इंसान कुछ अलग दिखता है, पर भीतर जाके अगर आप उसको मतलब एक अगर आप डीपर प्राइवेट लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे तो व्यक्तित्व बिल्कुल ही कुछ अलग निकलता है। इसके साथ साथ जब हम लोग इस तरीके के केसेस देखते हैं कि सामने बाहर तो कोई बहुत आध्यात्मिक तरीके से अपने को जाहिर करते थे, लेकिन बाद में कोई ऐसा स्कैंडल हुआ, पता चला कि भाई इनका लाइफस्टाइल में तो अध्यात्म दूर दूर तक नहीं था। तो ये सारी जानकारी, ये जो जीवन में जो कॉन्ट्राडिक्शन आते हैं ना, ये आपको नवमांश से पता चलते हैं। अब देखिए इसको लेके ना अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स की अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। काफी लोग इसमें बोलते हैं कि बियॉन्ड एनी डाउट कि आपका जब विवाह होता है तो विवाह के बाद ये जो चार्ट है सजीव हो जाता है। काफी लोग ये भी बोलते हैं कि जीवन के उत्तरार्ध में, मतलब लाइफ का जो सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ होता है, तब इस चार्ट में बहुत एनर्जी आती है। लेकिन देखिए एक चीज तो मैं जरूर कहूंगा कि आप अपने जीवन में कितना धार्मिक पथ पे रहते हैं, आपके भीतर के जो स्पेशल टैलेंट्स हैं, डिविनिटी, ईश्वरीय कृपा आपको किस तरीके से मदद करती है, उसमें कहीं ना कहीं नवमांश चार्ट का योगदान होता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कोई भी फलित होता है, कोई भी प्रिडिक्शन होती है, नवमांश को देखे बिना नहीं करनी चाहिए। तो उसका सिंपली मतलब ये होता है कि देखिए प्रिडिक्शंस का बेसिस ही ये होता है कि हमें देखना होता है कि ग्रह की स्थिति क्या है और अभी रनिंग टाइम किसका है, तो वो आपको नवमांश से पता चलता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर बात करी जाए शुक्र की, तो शुक्र अब अपने में वैभव का, विलासिता का, लाइफस्टाइल का, आपको जीवन में अगर एक पुरुष की कुंडली में पत्नी से कितना प्रेम, कितना सुख मिलता है, उसका कारक शुक्र है। आपने लगन चार्ट में शुक्र को देखा, और अगर किसी की इंक्वायरी थी कि भाई मैंने अपनी 12th पास कर ली है, ग्रेजुएशन कर ली है, मैं कोई आर्टिस्ट या क्रिएटिव इंसान बनूं या मैं रेगुलर कोई इंजीनियरिंग और टेक्निकल फील्ड में जाऊं, आपने लगन कुंडली में वीनस को देखा, प्रिडिक्शन कर दिया, अरे भाई वीनस तो आपका बहुत अच्छा दिख रहा है, आप ऐसा कीजिए, आप तो आर्टिस्ट बन जाइए। बाद में उस इंसान को उस फील्ड में कोई सफलता नहीं मिली, क्यों? क्योंकि नवमांश चार्ट में वो ग्रह कमजोर था। तो इस तरीके से देखिए, जब भी हमें किसी भी ग्रह के काम करने के तरीके के बिल्कुल कोर एनालिसिस पे जाना होता है, तब हम लोगों को D9 चार्ट देखना होता है। देखिए जनरली जो एक
ग्लोबल परसेप्शन है वो ये है कि D9 चार्ट आपके वैवाहिक सुख के बारे में बताता है कि भाई देखिए, अब इतने तरीके के लाइफ के अंडरटेकिंग्स होते हैं, काफ़ी लोग होते हैं जिनको मतलब विवाह उनकी जीवन में सफलता के सारे कारण बनता है कि एक इंसान जीवन में पहले तो हर तरीके के स्ट्रगल कर रहा था, उसको अपनी लाइफ का पर्पस ही नहीं पता था और विवाह हुआ, लाइफ ने एकदम से यू टर्न लिया और उस इंसान को लाइफ में पर्पस मिल गया, अपॉर्च्युनिटीज़ मिलनी शुरू हो गई, इतनी सफलता मिलनी शुरू हो गई। देखिए, मैं आपको इसमें भी एक एग्ज़ाम्पल ऐड करता हूँ। देखिए, अभी हुआ था भारत में इलेक्शन के बाद जब एक प्रोविंस का जब रिजल्ट आया था, तो उसमें क्या हुआ कि ना कि देखिए, इस मामले में बीजेपी तो वो काफ़ी उनकी रेपुटेशन है कि आप जिन पे सबसे ज़्यादा होप लगा के रखेंगे ना कि ये चीफ मिनिस्टर बनेगा, वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट ही रिजल्ट देते हैं, किसी को नियुक्त करते हैं। ये राजस्थान में भी देखने को मिला और ये दिल्ली में भी देखने को मिला कि जिस कैंडिडेट पे सब लोग बहुत रूट कर रहे थे और एकदम जो बन के आई वो कोई दूसरी लेडी को सिलेक्ट करा गया। तो अब देखिए हुआ क्या, जब राजस्थान की बात करी जाए जिनको सिलेक्ट करा था, तो यार उनका ना मतलब वो इंसान ऐसे थे कि वो मतलब उनका कोई चांस ही नहीं था। आई गेस आई माइट बी रॉन्ग, आई एम नॉट श्योर, पर हाँ, ये बात पक्की है कि ही वॉज द फर्स्ट टाइम, वो पहली बार ही वो मतलब एमएलए वगैरह बने थे और इमेजिन पहली बार में ही वो सीधा चीफ मिनिस्टरी की यात्रा तक कर ली। और उसके बाद हुआ क्या, कुछ दिनों के बाद मैंने देखा, उस दौरान मैं इंडिया में ही था, तो न्यूज़ चैनल एक स्टोरी कवर कर रहे थे कि उनकी जो वाइफ हैं, वो इतने सालों से वृंदावन में या ब्रिज में कहाँ जाके वो पूरी परिक्रमा करती हैं। तो अब देखो, हमें बाहर से देख के क्या लगता है कि यार क्या भाग्य था बंदे का भाई, कहाँ तो चीफ मिनिस्टर की लाइन में इतने लोग थे, और बाद में देखो ना कि उसकी वाइफ की निष्ठा भगवान कृष्ण की तरफ देखो, तो कहीं ना कहीं देखो किस तरीके से ग्रह काम कर रहे हैं। और ये जानकारी नवमांश से मिलती है कि नवमांश का सिंपली पुट मतलब ये होता है कि काफी बार ये नहीं पता चलता हमें कि मुझे जीवन में जो फल मिल रहा है क्या वो मेरे अपने पुरुषार्थ की वजह से है, या हो सकता है मैं किसी और के भाग्य का खा रहा हूँ, हो सकता है मेरी मेरी पत्नी के जो धर्म कर्म है उसकी वजह से मेरे को मेरे कर्म स्थान में मेरे को सफलता मिल रही है। तो इन शॉर्ट देखिए श्रुति जी, जब भी हम लोग बात करते हैं D9 चार्ट मतलब आपकी गृहस्थी का चार्ट है। आप जीवन में जितने नैतिक कार्य करते हैं, क्योंकि देखिए मतलब इसकी अगर मैं आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन बताऊं तो आपकी राशि का 9th डिवीजन ही होता है। तो जितना ये आपकी गृहस्थी के बारे में बताता है उतना आपके पुण्य कर्मों के बारे में भी बताता है। तो उन सब की जानकारी हमें D9 चार्ट से मिलती है। और बाकी अगर मैं आपको इसको अभी हम अगर समय के अनुसार अगर हम इसके सारे एस्पेक्ट्स जानने की कोशिश करेंगे, तो कुछ कुछ ऐसे ना स्टैंडर्ड पैरामीटर्स भी हैं, जैसे नवमांश में भी अगर कोई ग्रह लगन राशि चार्ट में और नवमांश में एक ही राशि में है तो उसको हम वर्गोत्तम बोलते हैं। इसी तरह से पुष्कर नवमांश वाली भी डिग्रीज होती हैं, वहां पे ग्रह होगा तो एक्सेप्शनली मजबूत हो जाएगा। तो इस तरीके से D9 चार्ट काम करता है। मैं ये कहूंगा कि देखिए, आपने टेलीविजन तो अच्छा ले लिया, पर पीछे से आपको सिग्नल कैसा आ रहा है वो आपका D9 चार्ट है। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट। अच्छा, जस्ट टू कंफर्म, ये नवमांश चार्ट D9 चार्ट भी बुलाया जाता है? हाँ जी, हाँ जी, इसी को हम लोग D9 चार्ट भी बोलते हैं। अच्छा, सो नवमांश में राहु और केतु की पोजीशन से क्या पता चलता है? देखिए, जैसा कि श्रुति जी, मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखिए राहु केतु हमारे डेस्टिनी के प्लैनेट्स हैं। राहु केतु इस तरीके से इनविजिबल तरीके से कार्मिक बॉन्ड हमारे जीवन में कार्य करता है। तो देखिए ऐसा भी हो सकता है कि जब हम लोग सोल लेवल कनेक्शन बोलते हैं, उसका भी आपके D9 चार्ट में राहु केतु के मध्य से उनके कंट्रीब्यूशन से हमें पता चल रहा हो कि कितनी स्ट्रांगली आपके कार्मिक टाइज हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारे जीवन में काफी कुछ चीजें हो रही हैं जो पूर्व निर्धारित हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल ऐसा दिया था कि जो एक इंसान विवाह पूर्व दुनिया भर के संघर्ष कर रहा था और विवाह के बाद एकदम से उसका भाग्योदय हो गया। इसके अलावा हमें ऐसे भी केसेस मिलते हैं कि जहाँ पे आपका पॉलिटिकल करियर तो बहुत अच्छा चल रहा था, आपका डिवोर्स हुआ, सेपरेशन हुआ, इमीडिएट उसके बाद आपकी जो आपका प्रोफेशनल ग्राफ था बिल्कुल नोज डाइव हो गया। इसके अलावा मतलब ऐसे भी केसेस देखने में आते हैं कि जहाँ पे आपका विवाह हुआ पर कुछ ही वर्ष के बाद आपके पार्टनर को कोई डिसेबिलिटी होगी, कोई हेल्थ का क्राइसिस हो गया, एंड देन योर होल लाइफ वाज स्पेंट इन ओनली लुकिंग आफ्टर योर पार्टनर, योर स्पाउस। तो कहने का मतलब है कि देखिए राहु केतु से जुड़ी जो भी जीवन में घटनाएं होती हैं, वहां पे हमारा फ्री विल कुछ नहीं होता। मैं अगर आपको बाकी ग्रहों के माध्यम से मैं बोलूं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वहां पे फ्री स्पेस है। जैसे बृहस्पति है तो भाग्य कितना सपोर्ट कर रहा है, शुक्र है तो जीवन में वैभव विलासिता कितनी है। तो बाकी ग्रहों के अराउंड आप काम कर सकते हैं, आप उसकी ऊर्जा बढ़ा सकते हैं
या आपको फ्री विल है, आप उसे वॉक आउट भी कर सकते हैं। लेकिन राहु केतु ऐसी एनर्जी की जो आपको बांध के ही रखेगी। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये भी बोलते हैं कि जहाँ पे राहु की स्थिति है वहां पे हमारी ग्रोथ है, वहां पे हमारा ऑब्सेशन है। और जहाँ पे हमारे केतु देवता बैठे हैं हमारे नवमांश कुंडली में भी, वो हमारा डिटैचमेंट का एस्पेक्ट बताता है। तो काफी बार ऐसा भी होता है कि जैसे नवमांश कुंडली के अगर आपने लगन में या सप्तम भाव में, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सिस है नवमांश कुंडली का, आपका लगन नवमांश कुंडली का भी प्रथम भाव, नवमांश कुंडली का भी सप्तम भाव और नवमांश कुंडली का भी आपका नवम भाव। अब यहाँ पे सपोज कीजिए अगर आपने केतु का इन्वॉल्वमेंट पाया, तो ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर आपका बहुत आध्यात्मिक आपको मिले, या आपको अपने पार्टनर से मतलब बहुत ही या तो सोल लेवल का कनेक्शन हो कि कनेक्शन इतना गहरा है कि एक दूसरे के बिना जी ही नहीं सकते, या कनेक्शन बिल्कुल ही नहीं है कि जहाँ पे आपको कोई संतुष्टि ही नहीं है कि पता नहीं नाम की शादी करी, भाई उनकी हम दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे, मेरी जो वाइफ है उनकी पोस्टिंग गुजरात में रही और मेरी पोस्टिंग सारा टाइम नॉर्थ ईस्ट में रही, मैं वहां से निकल के ही नहीं आया। तो कहने को शादी करी पर पार्टनर तो मिसिंग था। तो देखिए राहु केतु इस तरीके के अलाइनमेंट्स करते हैं। पर मैं दोबारा ये कहता हूँ, देखिए अब राहु केतु के द्वारा जो भी हमारे जीवन में आता है, अब चूंकि हम लोग नवमांश चार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारी गृहस्थी के विषय में बता रहा है, वन ऑफ द फैक्टर, वन ऑफ द फ्यूचर। तो आप इसे भाग नहीं सकते, क्योंकि आप अपने प्रारब्ध को और अपने कर्मा को जितनी जल्दी एग्जॉस्ट कर लो, भोग लो, उतना अच्छा है, वरना जन्म जन्मों तक आपका पीछा करेगा। तो वो कहते हैं कि हमारा विवाह कितने जन्मों का साथ होता है, तो भैया वो उतने जन्म निभा लो, उतना आराम से भोग लो, राहु केतु के आगे आपकी नहीं चलती, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। और देखिए एक और चीज, क्योंकि हम लोग श्रुति जी एक ऐसे चार्ट के विषय में बात कर रहे हैं जिसमें बहुत पवित्रता है, जिसमें बहुत अध्यात्म है। तो कहने का मतलब ये भी है कि अगर आपको आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपको देव कृपा कितनी मिलेगी, आपके अंदर कुछ एक्सेप्शनल आपके अंदर टैलेंट्स हैं, कुछ हैं। और देखिए मैं ये बोलूंगा, देखिए हम तो बात करते हैं ना, इस तरीके के केसेस होते हैं कि बहुत बड़ा कोई एक्सीडेंट हुआ और सारे लोग उसमें कोई भी नहीं बचा, एक आदमी बिना कुछ चोट लगे, खरोच लगे वहां से निकल के आ गया। और जब मैंने आपको वो बताया कि जब जैसे भाजपा जैसे भी इलेक्शन में सीएम कैंडिडेट बनाते हैं, लास्ट मोमेंट तक मिस्ट्री बनी रहती है, तो यहाँ पे भाग्य तो काम आता है ना कि किसका भाग्य मजबूत था जिसको आगे एकदम उठा के ले गया। तो ये चार्ट भाग्य का है, ये चार्ट आपकी गृहस्थी का है, ये चार्ट आपकी देव कृपा का है। तो इस वजह से इस चार्ट का बहुत महत्व है। आपके क्वेश्चन का सिंपल आंसर यही है, नवमांश चार्ट में राहु और केतु आपकी सील्ड फेटेड डेस्टिनी के बारे में बताते हैं। अगर आपका राहु केतु का एक्सिस D9 चार्ट के फर्स्ट हाउस या सेवंथ हाउस या सेवंथ लॉर्ड पे है, तो शोर शराबा मत करो भैया, जो मिला है स्वीकार करो। और जो भी आपके इस एरिया में डिपार्टमेंट में काम होंगे स्वतः होंगे। लोग काफी मैंने देखा कि ये चीज ना, जो देखिए स्पिरिचुअली एलिवेटेड लोग हैं वो तो इस बात को समझते हैं कि भाई हाँ कोई ऐसी ऊर्जा है जिसकी वजह से हमारे काम स्वतः होते हैं और वो काम संतुष्टि भी लाते हैं। उसमें आपको कोई अप्रोच नहीं लगानी पड़ेगी, कोई कंप्लेंट्स नहीं होगी, लाइफ को धक्का नहीं मारना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि राहु केतु का जहां पे भी आपके D9 चार्ट में कंट्रीब्यूशन है, स्पेशली फर्स्ट हाउस, सेवंथ हाउस और नाइन्थ हाउस में अगर इस एक्सेस का प्रभाव है, तो आप उसको सरेंडर कर दो। अगर आपको ऐसा लग रहा है, आप इस समय वीडियो देख रहे हैं, आपकी लाइफ का प्रेसिंग इश्यू कि मेरा विवाह हो जाए, और इस समय आपकी जो भी समाज में आप रह रहे हैं, देखिए जगह जगह पे वेरी करता है। मॉडर्न सिटी में तो आप 30+ पे भी विवाह होता है तो ठीक है, छोटे शहरों में बोलते हैं कि 24-25 इस तरीके का है कि विवाह हो जाना चाहिए। तो जिस भी समाज में आप रह रहे हैं उसके हिसाब से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा इस एंगल पे मेरे को जवाब नहीं मिल रही, क्लैरिटी नहीं मिल रही, काम नहीं हो रहा, उसको सरेंडर कर दो ईश्वर पे, उस पे आपका अपना से नहीं है। आप D9 चार्ट अध्यात्म का चार्ट है, दिव्यता का, भगवत कृपा का चार्ट है। आप मतलब आप ईश्वर के व्रत करो, इष्ट की उपासना करो, उससे आपको सॉल्यूशन मिलेगा। आपकी अपनी फ्री विल से, ढूंढने से, सोचने से कुछ नहीं होगा। बस मैं ये D9 चार्ट पे बताना चाहता था। राहु केतु। निपुण जी, आपने तो हमें जो तौर तरीके होते हैं सोसाइटी में उसके बारे में तो हमने D9 चार्ट डिस्कस कर लिया, लेकिन यहाँ पे हम टबू टॉपिक के बारे में बात करते हैं। लोग अब अक्सर आप अब सुनोगे मॉडर्न सोसाइटी में लोगों को लिव इन रिलेशनशिप चाहिए, एक्सपीरियंस ऑफ लव बिफोर मैरिज चाहिए, ऑफिस में प्रमोशन चाहिए। आजकल तो ऐसे भी हो गया है प्रमोशन के लिए बंदा या बंदी कुछ भी करेगा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो उसके बारे में जब हम ये टबू टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, तब D9 चार्ट कैसे एक्टिव
होता है या रहता है, या इसकी ये प्रेडिक्ट कर सकता है ये टबू चीजें? थैंक्स लॉट श्रुति जी, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि देखिए ज्योतिष का ज्ञान ऐसा है कि यहाँ पे देश काल पात्र और समाज के विभिन्न वर्ग विभिन्न व्यक्तित्व, ये सारे आपको मतलब यू हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन। देखिए अगर आप एस्ट्रोलॉजी की फील्ड को एक बायस्ड जजमेंट के साथ अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो या तो आपने शायद इस ज्ञान को पूरी तरीके से समझा नहीं, या तो फिर आप इसको और देश दुनिया तक शायद इसका वितरण ना कर पाए। तो इसका मतलब कि आपको पात्रता के हिसाब से गाइड करना होता है। एंड देखिए श्रुति जी, आई विल आंसर यू दिस क्वेश्चन फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी। लेकिन अब आजकल तो ऐसा हो रहा है कि मेरे ज्यादातर जो क्लाइंट्स होते हैं वो वेस्ट में जो बाहर ही रह रहे हैं। तो इस तरीके के मेरे क्लाइंट्स हैं, इंडियन फैमिलीज की भी मैं बात करूं तो काफी तो आजकल ऐसा हो गया कि मतलब खुद लड़की के पेरेंट्स भी रिकमेंड करते हैं कि आप एक बार साथ रहना शुरू करो, लाइक सो दैट कि आपको एक दूसरे की आदतें, एक दूसरे की पर्सनालिटी ट्रेट्स आपको समझ आए। क्योंकि काफी कुछ चीजें होती हैं जो सतह पे, अगर आप एक बात करते हैं, अगर आप किसी को मैरिज के इंटेंशन से भी अगर आप ऑन ऑन एनी मैट्रिमोनियल ऐप या इस तरीके से अगर आप किसी को कोट कर रहे हैं, तो वही आप एक दो क्या मतलब 8-10 बार भी मिलते हैं, कैफे में जाते हैं, आपको पता है कि जब कोई मिलता है इस तरीके की मीटिंग में अपनी रियल साइड थोड़ी कोई दिखाता है। अपने रियल तरीके से छोटी छोटी बातों में चिढ़ना, छोटी छोटी बातों में कैसा बिहेव करना कोई थोड़ा दिखाता है। तो कहने का मतलब है कि इस चीज को लेके मैं अभी ट्रेडिशनल सोसाइटी के हिसाब से बात नहीं कर रहा। अगर आप इंडिया में भी मॉडर्न सिटीज की बात करें या इसके अलावा अगर आप विदेशों में बात करें, इस चीजों को लेके थोड़ी सी ओपननेस आ चुकी है। अब जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा लिव इन रिलेशनशिप की वजह से, तो देखिए इसमें श्रुति जी देखिए होता क्या है ना कि एक ऑरा का कनेक्शन होता है। तो अगर आपका किसी भी तरीके से इफ यू आर इमोशनली, फिजिकली एक्टिव एंड एक्सक्लूसिवली इन्वॉल्व विद समवन, तो कहीं ना कहीं आपकी डी नाइन चार्ट की वाइब्रेशन ऊर्जा वहां पे काम करनी शुरू हो जाती है। तो जो भी आपको डी नाइन चार्ट से रिलेटेड फल मिल रहे हैं, क्योंकि अगर आप बात करें इतने सारे आपको इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज मिलेंगे, वो कहीं पे भी अपनी वाइफ, हस्बैंड या स्पाउस नहीं लिखते, वो पार्टनर, द वर्ड विच दे यूज इज पार्टनर। तो डी नाइन चार्ट के तौर पे काम करता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखिए एवरीथिंग वाया विच द प्लैनेट्स इम्पैक्ट अस, वो सारे तरीके जिसके माध्यम से ग्रह हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, वो ऊर्जा ही है। तो ऊर्जा मतलब ये कि जहां पे आपने अपनी फिजिकल इमोशनल एनर्जी एक्सक्लूसिवली किसी को देना शुरू कर दिया, तो उसका मतलब ये है कि अब आपके डी नाइन चार्ट वाले जो फल हैं, जो एक गृहस्थ इंसान को मिल रहे होंगे, वो आपको भी इस दौरान मिलने शुरू हो जाएंगे। बियॉन्ड एनी डाउट, व्हेन यू आर एक्चुअली इन्वॉल्व विद समवन इन अ रिलेशनशिप, आपका डी नाइन चार्ट उस समय सजीव हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और देखिए होता क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि वो इसमें श्रुति जी जैसे आपने बोला कि कुछ कुंडली में ऐसे योग होते हैं, सॉरी, कुछ बार काफी बार क्या होता है कि आपकी ऐसी दशाएं आई और उस समय आपकी जीवन की, आपकी मानसिक परिस्थिति भी ऐसी थी विच लेड यू टूवर्ड्स अफेयर और समथिंग। तो वो एक परिस्थिति हो सकती है कि भाई वो अपनी पर्सनल स्पेस में, पर्सनल लाइफ में इस तरीके का मतलब आपका प्रेशर चल रहा था, डिटैचमेंट चल रहा था, या आपके पार्टनर, जैसे मैंने आपको एक योग बताया कि वो दूसरे स्टेट में, दूसरी सिटी में पोस्टेड थे, इस तरीके की परिस्थिति थी। और उसी के साथ ग्रह और ट्रांजिट कुछ ऐसी परिस्थिति लेके आया कि जहां पे यू इमोशनली यू इन्वॉल्व विद समवन, तो वो तो एक एस्पेक्ट हो गया। अब देखिए जो आपने बात करा ना कि जैसे जो कि होता है, बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जो लोगों का ऑफिस वगैरह में, जिनका मतलब कि आपका क्या कहते हैं कि जस्ट टू गेट द प्रमोशन, दे आर इवन रेडी टू डू एनीथिंग। तो अब देखिए वो फिर क्या होता है, वो आपका पर्सनैलिटी ही ऐसी हो जाती है। देखिए ज्योतिष में आप एक बात समझिए, दो चीजें होती हैं। एक होता है मेरा व्यक्तित्व, देखिए मैं चरित्र की तो बात ही नहीं कर रहा क्योंकि वो देश काल पात्र दोबारा आ जाएगा, तो मैं चरित्र की बात, मैं व्यक्तित्व की बात कर रहा हूँ। एक होता है मेरा व्यक्तित्व और एक होता है चलता समय। तो यहाँ पे होता है कि अब जिस ज्यादातर जो देखा गया ना कि इस तरीके के जो पर्सनालिटीज होती हैं, उनकी पर्सनालिटी ही ऐसी होती है कि दे आर लाइक दे डोंट सी इट एज अ बिग इश्यू, अ बिग थिंग। तो उनको लगता है कि मतलब जैसे ओपन रिलेशनशिप, मेरे को ऐसे भी मेरे पास काफी कुंडलियां आती हैं जहाँ पे हस्बैंड वाइफ साथ रह रहे हैं और कोई किसी को कुछ इस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रखी। तो जो जो मेल पर्सन है इन रिलेशनशिप, ही इज ऑल्सो गोइंग आउट इन रिलेशनशिप एंड लाइक यू नो इन्वॉल्व विद डिफरेंट पीपल, और जो वाइफ है वो वाइफ को भी नहीं पूछता ना रोकता। तो इस तरीके से भी लोग रह रहे हैं। और एक और चीज, आई डू नॉट नो हाउ ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स योर ऑडियंस इज, लेकिन जो सेम सेक्स रिलेशनशिप है
उनमें भी आपका D9 चार्ट काम करता है। भाई जिसको भी आपने मेंटल, इमोशनल, फिजिकल एनर्जी इन अ एक्सक्लूसिव सेटिंग देनी शुरू कर दी, तो आपका D9 चार्ट एक्टिव हो गया। तो उसका मतलब है कि वो सेम सेक्स रिलेशनशिप में भी काम करता है। और बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो जनरली कि वेयर पीपल आर स्नीकिंग अराउंड, इस तरीके से जो अपने एडवांटेज के लिए दे डोंट हैव एनी रिस्ट्रिक्शंस एंड ऑल, वो थोड़ी पर्सनालिटी बेस्ड ज्यादा हो जाता है। मैं चरित्र का, मैं कैरेक्टर का नाम नहीं ले रहा, मैं पर्सनालिटी की बात कर रहा हूँ। उनकी पर्सनालिटी ऐसी है। और देखिए पता है काफी बार क्या होता है कि ना मतलब देखिए ना वो होता है ना कि जैसा हम ऊर्जा यूनिवर्स को दे रहे होते हैं ना, हम ऐसी परिस्थिति भी क्रिएट कर लेते हैं। मेरे को ऐसे इतने केसेस यहाँ पे मिले हैं, कनाडा में, वैंकूवर में, इंडिया से भी कुछ कुछ ऐसे हैं जो सेम सेक्स वाले मेरे को केसेस मिले। उन्होंने ही कहा, कहते कि यार वहां पे इतना प्रेशर था, इतनी जजमेंट थी, इतना डरा के, इतना वो था, पता नहीं कहाँ से कैसे कैसे करके मेरी लाइफ मुझे न्यूयॉर्क ले आई, मेरी लाइफ मुझे कैसे कैसे करके कनाडा ले आई। और यहाँ पे ही इज लाइक, दैट पर्सन इज ओपनली विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी जजमेंट, ही इज इन अ सेम सेक्स रिलेशनशिप। और उन केसेस में आपका D9 चार्ट इफेक्टिवली काम कर रहा है। आप जिसको भी आपने अपनी इमोशनल, मेंटल, फिजिकल एनर्जी इन अ एक्सक्लूसिव सेटिंग देनी शुरू कर दी, इसका मतलब आपका D9 चार्ट एक्टिव है। और देखिए ये जनरली हम लोग कहते हैं ना कि श्रुति जी, देखिए जनरली फीमेल्स के केस में भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए जैसे ना कि यहाँ पे ना थोड़ा मतभेद सा है कि जैसे जब बात करी जाती है पुरुषों के केस में तो क्लियर है, एनी वन हु इज इंटरेस्टेड इन अ फीमेल, तो उस केस में शुक्र आपको जानकारी देता है। स्त्रियों के केस में मंगल और बृहस्पति दोनों को हमें देखना होता है। और जनरली बोला जाता है कि फीमेल्स के केस में कि आपका अगर मंगल, आपने जैसे मंगल, मैंने काफी केसेस में ऐसा देखा है कि काफी कुंडलियां आती है, मैं तो रिसर्च में भी, कि जैसे 5th हाउस में मंगल है, थोड़ा कमजोर है, लाइक तो इस तरीके के मंगल का क्या हुआ कि इस लड़की ने एडोलेसेंट एज में, स्कूल एज में ही, और लाइक इन फर्स्ट ईयर और समथिंग शी गॉट सेक्सुअली एक्टिव। तो उसके बाद उस मंगल ने फिर पढ़ाई पीड़ित करनी शुरू करी, मंगल एक्टिवेट हो गया। तो ये भी बोला जाता है कि तो D9 चार्ट, लगन चार्ट में यहाँ पे मैं मंगल पे काफी जोर देना होता है। तो इवन इन अ फीमेल्स चार्ट, अगर आपने मंगल पीड़ित है और इवन बिफोर मैरिज यू आर लाइक फिजिकली एक्टिव, तो उसमें आपने इस मंगल को एक्टिव कर दिया, वो पीड़ित होगा तो फिर वो अलग तरीके से नुकसान करना शुरू कर देता है, उसने पढ़ाई खराब कर दी। तो ये भी होता है कि भाई आपके प्रोस्पेक्ट्स तो ठीक चल रहे थे और एकदम से पता नहीं क्या हुआ, अब वहां पे पढ़ाई में प्रॉब्लम आनी शुरू होगी। तो ये सारा ग्रहों का खेल है। देखिए ग्रह अपने हिसाब से कुर्बानी मांगते हैं, कंट्रीब्यूशन मांगते हैं। अब आप किस स्थिति में, किस तरीके से उस ऊर्जा को यूज कर रहे हो, ये सारा कुछ खेल उसी का है। और एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर जो होगा, और थोड़ा सा देखिए यहाँ पे फिर एक, क्योंकि है ना, तभी इसको हम एक आध्यात्मिक, धार्मिक ज्ञान बोलते हैं। मैंने आपको जैसे पहले भी पॉडकास्ट में कहा था, आने वाले समय में चैट जीपीटी ये सब इतने एडवांस हो जाएंगे कि आपको चैट जीपीटी भी आधे फलित के आंसर दे देगी, लेकिन जिसकी थर्ड आई अवेकेंड है वो उसी तरीके से उसको एड्रेस कर सकता है कि ऊर्जा काम किस स्तर पे कर रही है। ठीक है, ये तो लिखी पढ़ाई पढ़ाई बातें हैं कि बुध अगर पंचमेश होके अष्टम भाव में बैठा है तो ये फल होगा, और इसी स्थिति वाले 50 कुंडलियों को आपको चैट जीपीटी और एआई टूल्स दे देंगे। लेकिन वो एक थर्ड आई जिसकी अवेकेंड होगी, इसकी छठी इंद्रिय जागृत होगी, वो इस तरीके से देख पाएगा कि भाई ऊर्जा किस तरीके से काम कर रही है और इसको किस तरीके से चैनलाइज करना है। और मैं वही कहता हूँ कि तभी हम लोग बोलते हैं ना कि आपको देखिए इस तरीके से अगर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन में एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आपके पास कुंडली आई, पंडित जी ने आंखें बंद करी और बोल दिया बेटा इस स्थिति में ये हो जाएगा, तो वो नहीं है। आपको बैठना पड़ता है, परिस्थिति बतानी पड़ती है, वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, वेयर यू आर हेडिंग, क्या आपकी, जैसे आपने बोला कि जो योग तो काम करते हैं, भाई वही राजयोग अगर मुकेश अंबानी जी के, अडानी जी की कुंडली में आएगा, वो उनको कितना फल देके चले जाएगा। वही किसी रिक्शे वाले का आएगा, उसको कुछ उस दिन थोड़ी ज्यादा दिहाड़ी मिल जाएगी, उस दिन थोड़ी ज्यादा कमाई हो जाएगी। तो योग तो काम करते हैं। ज्योतिष देश काल पात्र पे बहुत आधारित है। अच्छा, तो मैंने सुना है कि ये जो D9 चार्ट है या नवांश चार्ट, वो लोग लगन या मैरिज टाइम या रिलेशनशिप टाइम ही बहुत बार देखते हैं, लेकिन हम यूज भी कर सकते हैं करियर पाथ में, स्पिरिचुअलिटी में, हम सब जगह पे ये चार्ट यूज कर सकते हैं। तो पहली बात, मैं रिलेशनशिप और मैरिज एनालिसिस की बात करना चाहती हूँ थ्रू ये नवांश चार्ट। अब नवांश चार्ट तो आपने बता दिया कि 7th हाउस का क्या सिग्निफिकेंस है। अब नवांश कुंडली जो है, क्या ये विवाह का पता
दिखता है उसमें से? सो कहाँ पे शादी होगी, कैसे होगी, अब्रॉड होगी, नहीं होगी? यस, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन श्रुति जी। देखिए बिल्कुल इसमें देखिए ये तो देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हम लोग ये बोलते हैं ना कि काफ़ी कुछ जो लोग बहुत ही ज़्यादा जवाब चाहते हैं वो तो दिशा पे भी चले जाते हैं। सप्तम भाव का मालिक कौन-सा ग्रह है, उससे कनेक्टेड कौन-सी दिशा है, एलिमेंट है, दिन है, होरा है, माह है, लोग तो बहुत डिटेल पे जाते हैं। विदेश वाला एस्पेक्ट तो देखिए बहुत ही इस होता वो तो, क्योंकि वो तो लाइफ का एक बहुत ही बड़ा मेजर ही शिफ्ट हो गया। तो वो तो ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि क्लियरली देखी जा सकती हैं। तो D9 चार्ट में भी अगर आपने पाया कि किसी भी तरीके से आपका मतलब 12वें भाव से सप्तमेश का अगर कोई भी कनेक्शन बन रहा है, और देखिए किसी भी वर्गा चार्ट में देखिए मैं भारतीय विद्या भवन की लेगेसी से जुड़ा हूँ, के.एन. राव सर की टीचिंग्स, उन सारी मतलब पूरी जो लीनिएज और चेन से जुड़ा हूँ, लोगों से जुड़ा हूँ, तो वहां पे तो यही कहा जाता है कि किसी भी वर्गा चार्ट में, किसी भी डिविजनल चार्ट का जो फर्स्ट हाउस है वो तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पूरी थीम सेट करता है, क्योंकि उसकी पूरा उसका सोल, उसकी हार्ट बीट पूरा वही है। तो अगर आपने पाया कि D9 चार्ट का फर्स्ट हाउस या आपका सेवंथ लॉर्ड है वो आपका 12th हाउस में बैठा है, 12th हाउस से कनेक्शन बना रहा है, राहु का कोई प्रभाव है, और स्लाइटली आप इसमें 9th हाउस को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो ये बताता है कि हाँ, आपको आप जिस अपने जीवन साथी को ढूंढ रहे हैं और इतना मतलब टक्कर मारने के बाद, इतने प्रयास करने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो शायद आप गलत दिशा में ही ढूंढ रहे हैं। तो आपको अपनी कुंडली के माध्यम से अगर हो सकता है कि आपको विदेश के रिश्ते आए, क्योंकि देखिए काफी बार क्या होता है श्रुति जी, लोग खुद से भी सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस भी क्रिएट कर देते हैं कि नहीं जी हमें तो अपनी बेटी को बाहर नहीं भेजना। अरे भाई, उसको रिश्ता नहीं हो रहा होगा ही तब जब आप उसको बाहर भेजोगे, क्योंकि उसकी कुंडली में योग ही ऐसा है। तो इसकी वजह से हाँ, विदेश वाला एंगल देखा जा सकता है। आपके क्वेश्चन का सिंपली पुट आंसर ये है कि अगर आपके D9 चार्ट के फर्स्ट हाउस में फर्स्ट लॉर्ड और सेवंथ लॉर्ड का कोई भी कनेक्शन अगर 12वें भाव से या आपके नवम भाव से बन रहा है, तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है कि या तो आपको विवाह विदेश में ले जाए, या आपको अगर आप विदेश में ही हैं तो वहीं ढूंढो, आपको जन्म स्थान में नहीं विदेश में ही आपको कोई पार्टनर मिलेगा, इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो आपने ये तो बता दिया, लेकिन लाइफ पार्टनर की क्वालिटीज को प्रिडिक्ट करने में नवांश चार्ट कैसे हेल्प करता है? नाइस। श्रुति, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए अगर देखिए इसमें मैं अगर आप मेरे से पूछते हैं, मैं अपनी जो मेरी फाइंडिंग्स है मैं तो उसमें यही ज़्यादातर मैंने देखा है कि आपको D9 चार्ट के फर्स्ट हाउस में दोबारा यही कहूँगा कि देखिए कि जो फर्स्ट हाउस होता है वो आपके ओवरऑल मैरिटल लाइफ के आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में और पार्टनर की डिजायर्ड पार्टनर की क्वालिटीज के बारे में बताता है। तो देखिए बहुत स्वाभाविक सी बात है, अगर आपने पाया कि अगर आपका नवमांश चार्ट में आपका जो लगन है वो आपका कर्क लगन हो रहा है, अब जो कैंसर है उसका स्वामित्व चंद्र के पास जाता है, तो यहाँ से हो सकता है कि अगर हम क्वालिटीज की बात करें, फेस थोड़ा सा राउंड हो सकता है, वहां पे थोड़ा सा इमोशंस और फीलिंग्स, आपका पार्टनर थोड़ा इमोशनल हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आपका जो मैरिटल बॉन्ड है, जैसे कहते हैं ना कि एक बच्चा माँ के घर में अम्बिकल कॉर्ड से जुड़ा है कुछ है, तो उसी तरीके से वो क्या चीज है जो आपको आपकी गृहस्थी में अपने जीवन साथी के साथ जोड़ती है, वो इमोशंस है, वो भावनाएं हैं। तो ये देखा जा सकता है। और देखिए इसके बाद फिर क्या होता है कि फिर हमें देखना होता है कि D9 चार्ट में ग्रहों की स्थिति किस तरीके के योग बना रही है। तो अगर सपोज कीजिए, और देखिए जब आप एक एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, तो आपको कहीं ना कहीं यही देखिए एस्ट्रोलॉजर का काम क्या है, वो पैटर्न पकड़ना, वो थीम पकड़ना। अगर आपने D9 चार्ट में देखा कि भाई त्रिकोण भाव बहुत मजबूत हो रहे हैं, तो थोड़ा जानकारी दे सकता है कि पार्टनर थोड़ा जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, थोड़ा आध्यात्मिक हो सकता है, पूजा पाठ वाला हो सकता है, थोड़ा इंस्पिरेशनल हो सकता है। अगर आपने पाया कि चार्ट में नवमान चार्ट में भी दशम भाव और लाभ भाव में काफी ग्रहों का कॉन्सेंट्रेशन है, तो हाँ भी जो पार्टनर है थोड़ा करियर ओरिएंटेड हो सकता है, थोड़ा उसकी मल्टीपल चैनल ऑफ इनकम हो सकती है। अगर आपने D9 चार्ट के आपने मतलब काफी ग्रहों का कॉन्सेंट्रेशन आपने अष्टम भाव में पाया, तो ये भी हो सकता है कि जो पार्टनर है थोड़ा रिसर्चफुल हो सकता है, थोड़ा सा उसका जो नेचर है थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, कब कहाँ क्या बर्ताव करे शायद ना पता चले। तो हाँ, लेकिन मैं प्राइमरली यही कहता हूँ कि आपको D9 चार्ट में भी आपको कौन से ग्रह बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो रहे हैं और लगन की क्या स्थिति है, काफी कुछ। तो देखिए मैं D9 चार्ट के भी मैं सप्तम भाव तो ठीक है, पर मैं लगन पे ज्यादा जोर दूंगा कि वो आपके जीवन साथी की पर्सनालिटी और आपके मैरिटल लाइफ का ओवरऑल सिनॉप्सिस एक्सपीरियंस उसकी जानकारी देता है। अच्छा, शादी के टाइमिंग प्रेडिक्ट करना वो कितना एक्यूरेट होता है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि समटाइम्स ऐसे भी होता है जहाँ पे आपने लगन चार्ट देख लिया,
और नवांश चार्ट देख लिया, उसमें ये भी बताता है कि डिवोर्स होने वाला है, मतलब होने ही वाला है। तो इसमें टाइमिंग में कौन सी लाइक क्या प्ले होता है? ओके। देखिए श्रुति जी, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। देखिए, अगर आप मेरे से बात करते हैं ना, मैंने जनरली देखा है कि जब लाइफ में ना कुछ कोई ऐसी बड़ी चीज़ होनी होती है ना, तो उसका आपको जो इंडिकेशन है, वैलिडेशन है, वो काफ़ी जगह से मिलते हैं। देखिए, ये बात तो पक्की है कि वो ऐसी चीज़ जो कि डेस्टाइन्ड है, जो कि होने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इससे देयर इज़ नो एस्केप फ्रॉम इट। वो जनरली केतु लेके आता है। अब जैसे मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक केस बताऊँ, तो एक कर्क लगन के जातक हैं जिनकी मैंने कुंडली देखी थी, उनके जो चंद्र थे, वो उनके लग्नेश बन के सेकंड हाउस में बैठे थे। उनके नाइन्थ हाउस में शनि और केतु बैठे हैं। अब आप देखिए कॉम्बिनेशन देखिए, शनि अपने में विरक्ति के कारक हैं और केतु अपने में सेपरेशन के कारक हैं। अब मैं अगर लगन से देखता हूं तो सप्तम भाव के जो मालिक हैं, लगन से देखता हूं तो सप्तम भाव के जो मालिक हैं वो शनि बनते हैं। वो केतु के साथ आपके नवम स्थान में बैठ गए, विच्छेद वाला उन्होंने बना दिया। अब मैं चंद्र राशि से भी इसको वेरीफाई करता हूँ, वैलिड करता हूँ, तो चंद्र राशि से भी जो आपके शनि देवता हैं वो सप्तम भाव के मालिक होंगे और वो आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, अब और ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं। और वही चीज मैंने नवमांश में देखी, तो सेपरेशन की चीज वेरीफाई भी हो रही थी। तो देखिए, अगर जस्ट बिकॉज हमारा आज का डिस्कशन D9 चार्ट पे है, तो उसको तो मैं मद्देनजर अगर मेरे को आपके क्वेश्चन का आंसर देना हो, देखिए D9 चार्ट महत्वपूर्ण है, उसकी वाइब्रेशन काम करती है, लेकिन आप यू कैन नॉट सुपरसीड द प्रोसेस। प्रोसेस फिर भी लगन चार्ट के थ्रू होते हुए ही जाएगा D9 चार्ट तक। तो पहले आपको लगन चार्ट में देखना है। तो देखिए, जनरली अगर आप मेरे से बात करते हैं, मैं जनरली प्रॉमिस पे ज्यादा काम करता हूँ कि प्रॉमिस कुंडली में क्या है। तो अगर किसी की कुंडली में प्रॉमिस है एक बहुत ही मतलब बहुत ही एफुलेंट जीवन साथी पाने का, तो वो आपको लगन चार्ट से पहले दिख जाएगा और फिर उसको आप वही प्रॉमिस वेरीफाई हो रहा होगा D9 चार्ट में। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज, आपने कहा विवाह के होने का समय, तो देखिए इसमें गोचर और ट्रांजिट आपको दोनों मिलाना होता है। तो गोचर में आपने देखना है कि बृहस्पति उस समय किस स्थिति में है। जो डुअल एस्पेक्ट है, जैसे हम बोलते हैं कि बृहस्पति और शनि ज्वाइंटली अगर किसी भाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो उस समय उस भाव से रिलेटेड विवाह होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये तो गोचर में हो गया। अब बात आती है फिर आपकी अपनी दशा। तो दशा इज द किंग, दशा इज द किंग। तो दशा में अगर वो चीज ट्रिगर होती दिख रही है, जो कि गोचर से भी वेरीफाई हो रही है, देन एन एस्ट्रोलॉजर कैन कम टू दिस कंक्लूजन कि भाई इस पीरियड ऑफ टाइम में आपके विवाह होने के योग बनेंगे, संभावनाएं काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अच्छा, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि शादी तो हो गई, ये सब पता था, तो इसमें रेमेडीज होते हैं? देखिए, अब ये मुद्दा आता है कि आप रेमेडीज किसके बात कर रहे हैं। देखिए, अगर बात करी जाए कि जो विवाह विच्छेद वाला योग है, तो इसमें देखिए एस्ट्रोलॉजर से ज्यादा इसमें जो कर्म कांड पंडित होते हैं ना, उनको थोड़ा पता होता है कि भाई एक विच्छेद योग है। आप कुंभ घड़ा घड़े से विवाह, पेड़ से विवाह, विष्णु विवाह, इस तरीके से करके आप उस सेपरेशन वाली ऊर्जा को ऑनर कर दो। तो इस तरीके से ऐसे काम करता है। दूसरी चीज आपने बोली कि उपायों का, नहीं श्रुति जी, ये बहुत स्ट्रांगली काम करता है। देखिए, आप इस तरीके से समझिए, आपको बेसिक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, जब हम कोई भी मंत्र अनुष्ठान पूजा करवाते हैं ना, तो वो योग क्रिएट करते हैं। देखिए होता क्या है, अब अगर सपोज कीजिए मेरे को विवाह के लिए लड़की देखनी है, ठीक है, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि वही लड़कियां मतलब जो एलिजिबल लड़कियां जिनको विवाह करना है उनकी गिनती जी कम है कि मैं तो ऐसी चीज देख रहा हूँ कि जो मार्केट में है ही नहीं, या मतलब ऐसे एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, तो ऐसा तो नहीं है। तो मतलब और ऐसी लड़कियां भी हैं जिनको विवाह के लिए लड़का ढूंढना है। और हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, जनसंख्या की कमी तो है नहीं, तो उसका मतलब ऐसा तो नहीं कि जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन आपका बाहर होगा, होना कोई ऐसा होगा जो वहां पे फुलफिल कर रहा होगा, उसकी भी वही रिक्वायरमेंट होगी जहां पे आप बिल्कुल खरे उतर रहे होंगे। तो कहने का मतलब है कि जब हम इस तरीके से कोई अनुष्ठान करते हैं, तो हम वो योग क्रिएट करते हैं कि वो एनर्जी क्रिएट हो, स्पार्क क्रिएट हो। क्योंकि देखिए होता क्या है, मैं जब श्रुति जी किसी से एनालिसिस में बात करता हूँ ना, तो मैं ये पूछता हूँ, अगर मेरे को इंसान ये कह रहा है कि भैया रिश्ते तो आ रहे हैं ना, कि बात नहीं बन रही, वो अपने में फिर भी पॉजिटिव साइन है कि उसका ग्रह फल दे रहा है। बात अलाइन नहीं हो रही, पर कम से कम रिश्ते तो आ रहे हैं। पर जब ऐसी कुंडलियां आती है कि लोग कहते हैं भाई ठंडा पड़ा है जी मामला। अब मैं कहते कि जी क्या आपका डेटिंग लाइफ, रिश्ते, प्रपोजल आ रहे हैं, दशा तो ठीक चल रही है। ओ जी नहीं, 5 साल हो गए तो कहीं बस ठंडा ही पड़ा है जी, कभी किसने रिश्ते वालों ने आके दरवाजा नॉक ही नहीं करा, प्रवेश ही नहीं करे, कोई बात ही नहीं चली। आपको कभी किसी से वर यू रोमांटिकली लिंक्ड विद समवन, जी वो भी कभी नहीं हुआ। तो आपको उपाय करने पड़ेंगे। रेमेडी नहीं करोगे तो मतलब वो ग्रह फल देना दे ही नहीं रहा, वो रिजल्ट क्रिएट ही नहीं कर रहा। तो अब देखिए क्या होता है कि मैं जनरली बोलता हूँ कि अब देखिए इस पे मैं ऐसा कोई टोटका वगैरह तो नहीं बोलता। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब जैसे अगर आपने
अगर आप खुद से चीज़ नहीं कर सकते, मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ कि आपको किसी प्रोफ़ेशनल पंडित को आपको हायर करना चाहिए, जिसका देखिए हर किसी ने कोई एक देवता सिद्ध कर रखा होता है। उनका ब्रेड एंड बटर उसी काम से आ रहा है, तो मतलब वो देवता उनसे सिद्ध है। अब देखिए मैं ये आई कैन नॉट कन्फर्म कि किसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, लेकिन अगर आपको एक अच्छा क्रेडिबल आपको पंडित मिलता है, जो प्रॉपर संकल्प लेता है कि भई मैं 5 पंडित आएँगे, अगर लड़की की कुंडली में विवाह में डिले हो रहा है, तो शुक्र की कुछ अस्त है, कमबस्त है, कुछ है, वो योग नहीं बन पा रहा, तो मतलब हम लोग कितनी गिनती में इसका पाठ करेंगे, भगवती का हम ये पाठ करेंगे, दुर्गा सप्तशती से ये पाठ करेंगे, 5 दिन का अनुष्ठान होगा, 4 पंडित आएँगे, ये होगा। इस दौरान आपको भी जो जजमान हैं, आप लोगों को भी घर में कोई प्याज़, लहसुन का खाना नहीं खाना, प्रॉपर आपको डिसिप्लिन और अनुशासन में रहना है और उसके बाद लास्ट डे में हम इस तरीके से मतलब आपका रुद्राभिषेक करेंगे, ये अनुष्ठान होगा। तो इनसे फ़र्क पड़ता है। तो वही बात है कि और फिर देखिए यहाँ पे लोगों की फिर रेपुटेशन ऐसी लोगों ने बिल्ड कर रखी है, यार वो तो ना मतलब भई पूजा के ना वो तो 1 लाख खर्चा बता देंगे, वो तो 50,000 खर्चा बता देंगे। अरे भैया जब आपकी कुंडली में योग नहीं बन रहा, वही बात है ना कि आप छोटी कट लेके जाओगे डॉक्टर के पास तो वो बैंडेड लगा देगा। अगर आप लेके ही ट्यूमर जाओगे तो भैया उसका खर्चा अलग ही होगा ना फिर। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा काम मतलब फ़र्क पड़ता है। देखिए, मैं यही कहूँगा, मैं ऐसा कोई ऐसे एज़ोटेरिक टोटके, इस तरीके के कुछ उपाय तो मैं उस पे कुछ नहीं कह सकता। मैं एक आध्यात्मिक इंसान हूँ, उसी को मैं मानता हूँ। मंत्र, जाप, अनुष्ठान, व्रत इन सब का काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है। अब देखिए, ये उस केस पे बात हो रहा है कि आपकी कुंडली में प्रॉमिस है। प्रॉमिस इज़ अ इम्पोर्टेंट थिंग। आपकी कुंडली में प्रॉमिस है, चलती दशाएँ और आपका गोचर में उस तरीके की परिस्थिति है कि इट कैन हैपन, लेकिन उसके बाद भी कोई मूवमेंट नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि भाई आप खुद भी करो उसमें। और अगर खुद से आपका ऐसा लाइफस्टाइल है कि आपकी जॉब अलाउ नहीं करती, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी कि आप नहीं कर सकते, तो आपको खर्चा करना पड़ेगा। एक अच्छा पंडित आप हायर करके उनसे योग बनवाइए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उससे रिजल्ट आए, रिजल्ट आते हैं। ओके, अब हम देखते हैं करियर। अब करियर के बारे में मुझे ये जानना कि सैटर्न की पोजीशन का करियर पर कौन सा प्रभाव होता है? नहीं श्रुति जी, जो आप ये D9 के पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं। जी। हुँ। देखिए श्रुति जी, D9 चार्ट में देखिए वैसे तो D9 चार्ट इज़ लाइक अ मिरर चार्ट ऑफ ऑल एरियाज़ एट्रिब्यूट्स ऑफ द मेन असेंडेंट चार्ट। तो मतलब अगर आपका लगन चार्ट में आपके कंसर्न चाहे करियर के हैं, एनी ट्रांसफॉर्मेशन के हैं, आपके चाइल्ड बर्थ के हैं, मैरिज के हैं, एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल एस्पिरेशन सक्सेस के हैं, वो हर चीज़ हम लोगों को D9 चार्ट में वेरीफ़ाई करनी होती है। बाकी देखिए, अब देखिए ग्रह का तो अपना मूल स्वभाव होता है। देखिए शनि तो ऐसे ही ग्रह हैं कि वो लाइफ के जिस भी एरिया में बैठे होंगे होंगे तो उस एरिया में कहीं ना कहीं स्लो डाउन होता है, जिम्मेदारियों का प्रेशर होता है। तो देखिए अगर आप लोगों ने D9 चार्ट की भी बात करी, तो मैं ये कहूंगा कि D9 चार्ट के अगर फर्स्ट हाउस या सेवेंथ हाउस में अगर शनि देवता का अगर वहां पे प्रेजेंस हुई और वैवाहिक पर्सपेक्टिव से अगर आपको देखना होगा, तो वो देखिए शनि वाली बातें होती है कि वहाँ पे शनि देवता थोड़ा सा मतलब चीज़ें डिले कर सकते हैं कि जो भी आपका अगेन मैं ये कहूँगा जो भी आपका समाज है, समाज के अनुसार हो सकता है कि 35 साल में शादी करना भारत में मुंबई में नॉर्मल चीज़ है। लेकिन वही 35 साल में इंदौर में शादी कोई करे तो बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा कि अरे भाई 21 साल में तो शादी 25 में तो हो जानी चाहिए थी, अभी तक क्यों नहीं हुई? या अहमदाबाद में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि देश काल पात्र आपको लगाना होता है। तो अगर आप मेरे से बात करते हैं तो शनि देवता का अगर प्रथम भाव में, सप्तम भाव में अगर आपके D9 चार्ट में अगर योगदान आ रहा है, तो ये हो सकता है कि वहाँ पे थोड़ा मैरिज में डिले हो सकता है और गृहस्थी एकदम से बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ ले आए कि एकदम से। और देखिए शनि देवता ऐसे हैं कि वो ना फिर पनिश भी करते हैं। तो ऐसा हो गया कि भई आपने ज़िम्मेदारियाँ नहीं उठाई या आप मतलब कि विवाह होने के बाद भी आपका ज़्यादा ध्यान जो है अपने यार दोस्तों में या और चीज़ों में है, तब फिर शनि देवता फिर पनिश भी करते हैं। लेकिन हाँ, शनि देवता का D9 चार्ट में होना अपने में जो उनकी नैसर्गिक गुण क्वालिटीज़ हैं, थोड़ा-सा डिले करा सकते हैं। लेकिन ज़िम्मेदारियाँ भी लेके आते हैं और अगर आप उस पे खरे उतर जाते हैं, तो मतलब फिर काफ़ी बार देखा जाता है कि पद, प्रतिष्ठा भी काफ़ी को शनि ग्रह देते हैं और उसमें जीवन साथी का भी योगदान हो सकता है कि विवाह से जो आपका भाग्य है, कहीं न कहीं जुड़ा हो। और ख़ासकर मैं कर्म की बात कर रहा हूँ। भाग्य तो हर एरिया में हमें मदद कर रहा होता है, लेकिन जिनके लाइफ़ में प्रोफ़ेशनल उतार-चढ़ाव आते हैं, शनि देवता का D9 चार्ट के फर्स्ट हाउस में, सेवेंथ हाउस में योगदान हुआ,
तो विवाह के बाद आपके प्रोफेशन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, उसमें शनि देवता आपके वैवाहिक जीवन के माध्यम से आपको प्रभावित कर रहे हैं। तो हम करियर चॉइसेस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं नवांश चार्ट से? देखिए उसमें वही होगा। देखिए जैसे मैंने आपको कहा ना श्रुति जी की आपके नवमान चार्ट में देखा जाए तो देखिए इसमें ही देखा जाता है कि आप अपने जिस भी करियर में जाना चाह रहे हैं उसमें आप कितने लकी कितने फॉर्चुनेट रह सकते हैं। तो देखिए अगर मैं आपको मेरे केस में बताऊं, मेरी कुंडली में मेरा असेंडेंट चार्ट में अगर मैं राशि चार्ट में बात करता हूँ, मेरे लगन के मालिक मेरे दशम भाव के मालिक मेरे अष्टम भाव में बैठे हैं। तो टिपिकल कॉम्बिनेशन होता है कि ज्योतिष अध्यात्म इस फील्ड से जातक का लेन देन होगा। अब अगर मैं बात करूं मेरे D9 चार्ट में, तो मेरी D9 चार्ट में अगर आप देखते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं इन्हीं ग्रहों का जो योगदान है वो फिफ्थ हाउस को काफी ज्यादा मजबूती दे रहा है। तो बोला जाता है कि आप मतलब यहाँ पे एंटरटेनमेंट हो सकता है, यहाँ पे मीडिया हो सकता है, यहाँ पे सेल्फ लर्निंग हो सकती है, यहाँ पे देव कृपा पितृ कृपा हो सकती है जो मेरे को मेरे करियर में सपोर्ट कर रही है। तो देखिए यहीं पे फिर एक एस्ट्रोलॉजर की इंट्यूशन आती है। D9 चार्ट आपके लाइफ के हर एरिया के लिए आपको देखना है। अगर आप इसमें और डिटेल में जाते हैं और भी वर्गा चार्ट्स हैं वो थोड़े 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 स्पेसिफिक होते चले जाते हैं। बट D9 चार्ट इज लाइक अ mirror image of the ascendant chart, or it's like a strength promise and intention of the ascendant chart। तो मैंने आपको कहा कि मेरे लगन चार्ट से देख के पता चलता है कि मेरा करियर क्या होगा। उसमें मेरे को कहते हैं कि भाग्यशाली रहने के लिए मैं क्या करूं, अपने उसी करियर चॉइस पे मैं भाग्यशाली रहने के लिए क्या करूं। अब मैं D9 चार्ट के 10th हाउस को देखूंगा, मेरे लगन चार्ट का जो दशमेश था या शनि देवता थे उनकी स्थिति में D9 चार्ट में देखूंगा कि हाँ भाई करियर में अगर मेरे को कुछ भी अगर लकी होना है, फॉर्चुनेट होना है, ग्रोथ पानी है, तो D9 चार्ट के अकॉर्डिंग मेरे को आई नीड टू एक्ट ऑन दैट। देखिए आप ये बात समझिए, देखिए श्रुति जी आप ये बात समझिए, कोई भी कॉम्बिनेशन मैं उन ऑडियंस को केटर कर रहा हूं विच आर एस्पायरिंग टू बी अ सिंसियर एस्ट्रोलॉजर इन फ्यूचर। कोई भी चीज आपके एनालिसिस में आपके लगन चार्ट को ओवर राइड नहीं कर सकती। सब कुछ होगा, D9 चार्ट सपोर्ट करेगा, बट आपको उसको पास करना है असेंडेंट चार्ट के अकॉर्डिंग उसके बाद। तो आप क्या ये बोल रहे कि लगन चार्ट हमारी मेन चार्ट होती है और ये सपोर्टिंग चार्ट्स होते हैं? बिल्कुल, सपोर्टिंग चार्ट, फॉर्च्यून चार्ट, स्ट्रेंथ चार्ट और इंटेंशन। देखिए इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना कि आप करियर को लेके बात करी जाए कि भाई आपको पास कोई आ रहा है बोल रहा है कि भाई मेरे को ना जब भी मैं जाता हूँ मेरे को ना मतलब थोड़े टाइम के बाद बॉसेस सपोर्ट करना बंद कर देते हैं, या जिस कंपनी में जाता हूँ कंपनी बंद हो जाती है कुछ है, तब आपको D9 चार्ट में पता चलेगा कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है, तू वही कंपनी में तेरे कदम क्यों पड़ रहे हैं। कि पता चलेगा कि भाई तू जितना मोटिवेशन से तू काम शुरुआत करता है उसके बाद तेरा मोटिवेशन लेवल ही डाउन होना शुरू हो जाता है। काफी बार ऐसा होता है ना कि चीजें आराम से मिल गई तो उनकी परवाह नहीं होती, उनकी कद्र नहीं होती। तो इस तरीके से या इस तरीके से D9 चार्ट काम करता है कि कोई भी कार्य जो आपके जीवन में हो रहा है उसके पीछे की स्पार्क क्या है। तो मैंने सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल भाई मेरे को लकी ब्रेक तो मिल गया, मेरे को किसी ने एकदम से ऐसी अपॉर्चुनिटी दे दी, एम आई ग्रेटफुल, आई एम डिलीजेंटली वर्किंग हार्ड, या आई एम जस्ट लाइक अ टिपिकल केस ऑफ नेपोटिज्म कि हाँ अब तो मिल गया है अब तो कुछ जाना नहीं है, आराम से बैठो क्या काम करने की जरूरत है। तो D9 चार्ट बताता है कि जो आपको मिला है उसकी कितनी कद्र कर रहे हो, भाग्य द्वारा कितनी उसमें वृद्धि आप ऐड करोगे। तो D9 चार्ट क्या हमारे अपने अभी अभी हमने बताया फॉर्च्यून का भी वो चार्ट बताती है, तो क्या वो धन या वेल्थ के बारे में बताती है या हम कैसे धन लाभ पा सकते हैं, फाइनेंशियल गेन्स? नहीं D9 चार्ट से बिल्कुल बिल्कुल आपका श्रुति जी D9 चार्ट से तो आपके कितने सारे जो लक्ष्मी योग हैं वो आपके D9 चार्ट से वेरीफाई होते हैं। तो जैसे अगर आप किसी भी तरीके से आप हम लोग पंच महापुरुष योग की बात करें, आपका चंद्र मंगल युति की बात करें, ऐसे बहुत से योग हैं। तो उसमें देखिए होगा क्या कि फॉर एग्जाम्पल हमारे जैसे अगर कुंडली में जो भाव होते हैं जो मेजरली हम लोग जिसको फाइनेंस से धन से जोड़ के देखते हैं उसमें हम लोग आपका सेकंड हाउस है, आपका 11th हाउस है, आपका 5th हाउस है, उनको जोड़ के देखते हैं। इसमें शुक्र ग्रह का काफी ज्यादा योगदान होता है। तो अगर आपने पाया कि D9 चार्ट में आपके इन्हीं भावों के मालिक, आपके मेन असेंडेंट चार्ट में इन्हीं भावों के मालिक आपके D9 चार्ट में भी मजबूत है, और इंडिविजुअली आपका शुक्र उच्च का है, एग्जॉल्टेड है, उसी का समय आया है। देखिए श्रुति जी आप इस बात को देखिए, ज्योतिष का जो पूरा ज्ञान है ना, और जितने भी लोगों ने कुछ बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करी है उनके केस में ये नहीं था कि उनकी कुंडली में योग अच्छे थे, उनकी कुंडली में समय अच्छा चल रहा था। तो वो समय था जिसने उनको बलवान बनाया। तो कहने का मतलब है कि जिस ग्रह की आपकी दशा चल रही है, समय चल रहा है, वो ग्रह आपका लगन चार्ट में मजबूत है और D9 चार्ट में भी इक्वली पोटेंट है, पावरफुल है। तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ भाई ये इंसान इस दिशा में कार्य कर रहा है और भाग्य ने इसको फुल ऑन सपोर्ट कर रखा है।
और तो इस तरीके से हम देखते हैं। पर हाँ, आपने सही कहा, मैक्सिमम जो राजयोग हैं, उनकी जो वेरिफिकेशन है, वो D9 चार्ट में होती है। अच्छा, तो अगर ये राजयोग आपने मेंशन किया है तो उसके बारे में थोड़ा हमको बताइए। ये मैंने बहुत सुना है राजयोग के बारे में। जो राजयोग है तो वो तो बिलियनीज होगे ही होगे। तो लगन कुंडली में फाइनेंशियल स्थिति जो होती है वहां पे भी राजयोग दिखाया जाता है और सपोर्ट हम D9 चार्ट से ढूंढते हैं। क्या ये सच है? हाँ, देखिए इसमें श्रुति जी, जैसे देखिए थोड़ा-सा इसे क्लियर करना ज़रूरी है कि धन योग, राजयोग, इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। देखिए धन योग तो वो होगा कि जहाँ पे एकदम आपको मतलब फाइनेंशियल आपको गेन हो रहे हैं। जब हम लोग राजयोग की बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा पद और प्रतिष्ठा भी जोड़ के देखी जाती है। आपको इतने ही केस मिलेंगे कि जहाँ पे लोगों का मतलब कि मतलब वो मतलब अच्छी मतलब आईएएस वगैरह बन गए, कितना इतना टैलेंट होने के बाद और किस प्राइवेट फर्म में होते तो कितना-कितना पैसा कमा सकते थे। या ऐसे-ऐसे इंजीनियर हैं जो भारत में इंडियन सर्विसेज़ में हैं, अगर वो विदेश निकल जाएँ तो उनको तो कितना-कितना पैसा कमा सकते हैं। लेकिन नहीं, उन्होंने देशभक्ति स्वीकार करी और काफ़ियों के केस में उनको लाल बत्ती चाहिए थी, उनको मतलब पावर चाहिए थी। तो वहाँ पे राजयोग और धनयोग में यहाँ थोड़ा-सा डिफरेंस आ जाता है। बाकी एज़ राइटली यू सेड कि हमें लगन चार्ट में देखने के बाद उसको हमें आपके D9 चार्ट में उसको वेरीफाई करना होता है। देखिए आप ये बात मान लीजिए कि मैं बहुत ही आपको लेमैन लैंग्वेज लैंग्वेज में बताऊँ, अगर फॉर एवरीवन्स अंडरस्टैंडिंग, तो आपके केंद्रा भाव जो कि फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, 10th हाउस है, और आपके जिनको हम लोग विष्णु स्थान भी बोलते हैं। और यहाँ पे अगर आप लक्ष्मी स्थान की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग कहीं न कहीं त्रिकोण भावों को जोड़ के देखते हैं। फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, इनका कोई भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, अच्छे भावों में बन रहा है, तो इनको एक अच्छा योग कहा जाता है। तो वही अगर सपोज कीजिए आपका अगर आप इसमें जैसे अगर कर्क लगन की बात भी करी जाए, कर्क लगन की बात करी हमने, इसमें आपके चंद्र तो लग्नेश हो गए, मंगल इनके योग कारक हो गए। अब इन्हीं दोनों की युति अगर चंद्र मंगल युति अगर इनके सप्तम भाव में हो जाए, तो जहाँ पे मंगल भी उच्च के हो गए, चंद्र भी अच्छे बैठे हैं, और सपोज कीजिए चंद्र बैठी भी अपने खुद के श्रवण नक्षत्र में है, तो ये फिर अच्छा योग कहा जाएगा। और यही ग्रह, यही पैटर्न अगर D9 चार्ट में रिपीट कर रहे हैं, देन यू कैन बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। ये चीज D9 चार्ट में अगर रिपीट हो गई, देन यू कैन से दैट विद कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई, ये चीज जो सतह पे दिख रही है, भीतर भी इसमें इतनी ऊर्जा है, इस दिशा में काम करो, धनी तो आप बनोगे, पैसा तो अपने आप आएगा। अच्छा, चलो हम बात करते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब लोग स्टडी इतना करते हैं और आपको तो पता होगा इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि बुक्स तो पढ़ना ही चाहिए और एग्जाम्स कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। तो क्या नवांश चार्ट कम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस प्रेडिक्ट कर सकता है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल श्रुति जी, बिल्कुल वो करेगा। देखिए होता क्या है कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करी जाती है, तो उसमें देखा जाता है कि आपका छठा भाव कितना मजबूत है, फिफ्थ हाउस कितना मजबूत है। ये कुंडली में इतनी हायर स्टडी का योग है भी नहीं है। जनरली हम लोग बोलते हैं कि जिसमें मतलब जैसे मरकरी है, मरकरी आपका बेसिक एकेडमिक्स में काफ़ी रोल इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर बृहस्पति अच्छा होगा तो बृहस्पति, सूर्य जैसे ग्रह अच्छे हों, तो बेसिक ग्रेजुएशन लेवल तक की पढ़ाई तो अच्छी होती है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और उसके बाद अगर आपका नवम स्थान मजबूत है, शनि मजबूत है, लग्नेश मजबूत है, तब ये लोग फिर बड़ी-बड़ी हायर स्टडीज़ भी करते हैं। जैसे हमने कहा ना कि जिनको स्कॉलरशिप भी मिलती है, विदेश जाते हैं, बड़ी आइवी लीग कॉलेजेस से जिनकी पढ़ाई होती है, बहुत ही कहते हैं कि जुबिलेंट काइंड ऑफ शाइनिंग, मतलब पूरा रिज़्यूमे है, वो सही-सही एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन से भरा पड़ा है, उससे पता चलता है। तो हाँ, देखिए इसमें लगन और नवांश में अगर आप बात करते हैं, तो जनरली हमें देखना होता है कि आपका जो 6th हाउस है, जो आपका 5th हाउस है, वो कितना मजबूत है। जिस समय आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो सपोज़ कीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने मतलब आपने ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद आप यूपीएससी एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, या आप मतलब आप 12th के बाद आप मतलब आईआईटी वगैरह, इंजीनियरिंग, मेडिकल एग्ज़ाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उस समय आपको दशा ऐसी ग्रह की मिल गई कि जैसे मरकरी है, जुपिटर है, वो आपके लगन के माध्यम से इट्स एन इम्पॉर्टेंट प्लैनेट फॉर यू। आपकी कुंडली के हिसाब से दैट इज अ इम्पॉर्टेंट प्लैनेट फॉर यू। उस ग्रह की स्थिति मजबूत भी है लगन चार्ट में, उस ग्रह का समय भी चल रहा है, और वो आपका D9 चार्ट में भी मजबूत होके बैठा है, तब आप यू कैन बी एश्योर्ड कि भाई तुम निकाल दोगे, एग्जाम निकल जाएगा। देयर इज अ वेरी वेरी हाई पॉसिबिलिटी ओमन्स आर एक्चुअली सपोर्टिंग यू। लेकिन आप वही देखिए, सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पाया कि चलिए हम इसको दो सिचुएशन है सिनेरियो लेते हैं, कि एक केस में मैंने आपको विन विन सिचुएशन बता दी, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि उनका जो समय चल रहा है वो ऐसे ग्रह का चल रहा है, वो लगन में तो मजबूत है, पर वही ग्रह उनका D9 चार्ट में नीच का हो गया, डेबिलिटेटेड हो गया,
केतु से कंजंक्ट हो गया, तब ये फिर वो लोग होते हैं कि जिनका लास्ट मिनट में आके चीज़ें छूट जाती हैं। और पता है चक्कर क्या है? इसमें ना श्रुति जी विल बी सरप्राइज्ड कि ना कुंडलियाँ मतलब जब हमें पता चलता है ना, जैसे मेरे पास एक वन ऑफ द क्लाइंट वो यूएस से थी, तो उनका 2 बार उन्होंने एग्ज़ाम दिया, तो दोनों बार उनका क्या हुआ कि लास्ट मिनट में आके 1 या 2 पॉइंट से उनका वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। अब देखिए, जिसका 1 नंबर से 2 नंबर से छूट रहा है, अब आप ये तो नहीं कह सकते वो एलिजिबल नहीं था, हम वो ये कह सकते हैं कि वो इंटेलिजेंट भी था, बस वो भाग्यशाली नहीं था। क्योंकि 1 या 2 नंबर से बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे अगर आके आप छूटते हो, अब देखो उनकी कुंडली क्या थी, उनका जो जन्म था उनका इफ आई एम नॉट रॉन्ग उनका अष्टमी नॉट अष्टमी आई गेस उनका हाँ, तो उनका शायद चतुर्दशी के आसपास का जन्म था। तो जो कुंडली में जो पंचांग था, थोड़ी बहुत वल्नरेबिलिटी संभावनाएँ वहाँ भी आ रही थी। उसके बाद उनका 4th हाउस में चंद्र राहु की युति थी। तो वो भी चंद्र डेबिलिटेटेड था, मतलब वृश्चिक का चंद्र था, उसकी राहु से युति थी। फिर उन्होंने मेरे को बताया कि जो जिन 2 डेट्स पे उन्होंने एग्ज़ाम लिखा था, बिकॉज़ शी वाज़ कीपिंग अ ट्रैक ऑफ ऑल ऑफ दैट। तो जब उन्होंने मुझे डेट्स भी शेयर करी, तो एक बार शायद हुई था कि ट्रांज़िट का जो मून था, उस दिन शायद अमावस थी या ग्रहण था, और दूसरी बार भी जो ट्रांज़िट का चंद्र था, वो उनके लिए अच्छी स्थिति में नहीं था। तो देखिए अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट पीपल हू आर सक्सेसफुल एंड ऑल, तो उनकी कुंडली में यही सारी चीज़ें काम करती हैं। जब जैसे मैंने आपको कहा ना कि लास्ट मिनट में 1 नंबर से एग्ज़ाम छूट गया, तो इसका मतलब डी9 चार्ट में ग्रह कमज़ोर था। कोई डी9 चार्ट है कि जहाँ पे भाग्य वो कर रहे हैं। अगर लगन चार्ट में ग्रह मजबूत हैं, तो इसका मतलब ये है कि टैलेंटेड तो आप हो, टैलेंटेड आप हो। डी9 चार्ट बताता है कि टैलेंटेड के साथ भाग्यशाली कितनी हो। तो वो हमें वैसे पता चलता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि एग्ज़ाम प्रेडिक्शन में भी आपकी कुंडली आपको हेल्प कर सकती है, या पर्टिकुलरली डी9 चार्ट या नवांश जो हम बोलते हैं प्रेडिक्ट कर सकता है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने ये तो पहली बार सुना है, सो मुझे अच्छा लगा कि आपने ये क्लैरिफाई किया। हम जाते हैं रेमेडीज पे। अगर आपके ग्रह जो वीक होते हैं तो उनको स्ट्रेंथन करने में शायद पूजा पाठ या वो उपाय ज्यादा अच्छे रहेंगे। अग्री करते हैं आप? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, मैं तो अगर आप मेरे से बात करते हैं, तो मैं तो आपको किसी भी एनालिसिस में, प्रॉब्लम के डायग्नोसिस में, मैं तो पूजा-पाठ, ईश्वरीय भक्ति, मंत्र, चैंटिंग और आपका तीर्थ यात्रा, देव दर्शन, इन्हीं पे देखिए मैं श्रुति जी ज़्यादा ज़ोर दूँगा। मैं आपको इस तरीके के ऐसे कोई उपाय नहीं बता सकता। अगेन मैं किसी को कोई मतलब जज नहीं करता। जो रिकमेंड करते हैं, शायद उन्होंने अपने कंसल्टिंग एक्सपीरियंस में इनको काम करते हुए देखा होगा। लेकिन अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं तो मंत्र, जाप, देव दर्शन, तीर्थ यात्रा, दान, सेवा, मैं इन पे ही ज़्यादा ज़ोर देता हूँ। हाँ, और साथ-साथ देखिए रत्नों का भी फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आपकी अगर आप जेमस्टोन्स वगैरह पहनते हैं, तो उसके हिसाब से भी आप ग्रहों को बल देते हैं। जेमस्टोन तो सिंपल इस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं कि उस ग्रह की रश्मि कमज़ोर है, उसकी ऊर्जा थोड़ी कमज़ोर है, रिज़ल्ट देने में थोड़ा सक्षम-सा है। डिग्री कम है या कम्बस्ट हो रखा है सूर्य के पास होने की वज़ह से, या वक्री हो रखा है, तब हम बोलते हैं कि आप अगर रत्न पहनते हो, तो उसको बल मिलता है, उसमें ऊर्जा आती है। अच्छा, आई गेस ये शायद मेरा फाइनल क्वेश्चन होगा। D9 चार्ट में अगर मंगलिक दोष हम देखते हैं तो उसका क्या मतलब है? नो, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन श्रुति जी, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि देखिए फॉर योर ऑडियंस मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि देखिए मांगलिक जो योग होता है, इसको देखिए इसके 2 पैरामीटर्स हैं, इसको योग भी कह सकते हैं, दोष भी कह सकते हैं। तो ये होता है कि हमारी कुंडली में कुछ प्लेसमेंट होती है, जैसे हमारे लगन कुंडली में फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवंथ हाउस में, एट्थ हाउस में, ट्वेल्थ हाउस में अगर मंगल ग्रह की प्लेसमेंट होती है, तो आपकी कुंडली को थोड़ा सा आप इसको एक्सीडेंट प्रोन भी बोल सकते हैं, आप इसको टेम्परामेंटल और इश्यू एग्रेशन भी बोल सकते हैं, हाई सेक्सुअल एपेटाइट भी बोल सकते हैं। तो इस लेवल पे बोला जाता है कि ये इंसान डायनामिक है, उसकी लाइफ का सारा एरिया ठीक होगा, उसकी प्रोफेशनल लाइफ, उसको सक्सेस मिलेगी, मतलब ज्यादा ऊर्जावान होगा इन शॉर्ट। हाँ, लेकिन वही ऊर्जा विवाह में किस तरीके से कार्य करेगी, एक की एनर्जी दूसरे की एनर्जी के साथ मिसमैच तो नहीं हो जाएगी, तो जिसकी वजह से ये खासकर विवाह के माध्यम से कुंडली मिलान जब करना होता है, उसमें मांगलिक योग काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। काफी एस्ट्रोलॉजर इस मांगलिक योग की ये सारी प्लेसमेंट जो मैंने भावों की गई, फर्स्ट हाउस, फोर्थ, सेवंथ, एट्थ, ट्वेल्थ, काफी लोग इसको सिर्फ लगन कुंडली में लगन से ही नहीं देखते, वो उसको चंद्र से भी देखते हैं, वो उसको शुक्र से भी देखते हैं। अब अगर आपने बात सही की, क्योंकि डी9 चार्ट की बात करी जाए, तो कहीं ना कहीं भी देखिए ये चार्ट गृहस्थी का तो है ही। तो यहाँ पे भी देखिए मंगल ग्रह की जो प्लेसमेंट है, मैं इसको इतनी अहित कारक हार्मफुल आपके लिए नहीं कहूंगा।
मैं ज़्यादा ये कहूँगा कि अगर आप मेरे से बात करते हैं तो D9 चार्ट में कहीं न कहीं ये ऊर्जा, मंगल अपने में ऊर्जा का ग्रह है। मंगल अपने में ही घर परिवार में मांगलिक कार्यों का कारक होता है। तो मैं इसको हार्मफुल या थ्रेटफुल नहीं कहूँगा, रादर मैं कहूँगा कि मंगल ब्लेसिंग की तरह काम करेगा। अगर D9 चार्ट में जिन भी प्लेसमेंट में है, तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे ऊर्जा का प्रवाह ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको क्या कहा कि जहाँ पे शनि देवता बैठ गए, यहाँ पे स्लो डाउन है, यहाँ पे परिश्रम ज़्यादा है। जहाँ पे मंगल बैठ गए, यहाँ पे तो भैया भाव ज़्यादा है, यहाँ पे एक्शन ज़्यादा है, यहाँ पे ऊर्जा ज़्यादा बह रही है। तो D9 चार्ट में भाग्य वाला प्रोस्पेक्ट, क्योंकि देखिए हम लोग क्या बोलते हैं कि आपने, अगर मैं सनातन धर्म, हिंदू धर्म परंपरा के हिसाब से बात करूँ, हमारे यहाँ कोई भी जब बड़ा अनुष्ठान होता है, तो उसमें फायर रिचुअल पे बहुत जोर दिया जाता है। हवन कीजिए, फायर रिचुअल पे जोर दिया जाता है। स्त्रियों के भी सुहागन स्त्रियों के लिए बोला जाता है, आप मांग में सिंदूर भरें, आप लाल रंग का जोड़ा पहने, कुछ पहने। तो मंगल तो देखिए जरूरी है ही है। तो जब लगन में बात करी जाती है, तो लगन आपका शरीर है, लगन आपका शरीर है, वो आपकी फिजिकल बॉडी है, जो थोड़ा सा हार्मफुल भी हो सकती है। लेकिन जब D9 चार्ट में बात करते हैं, वो आपकी जो एनर्जी बॉडी ज्यादा है, D9 चार्ट आपकी भाग्य की एनर्जी बॉडी ज्यादा है। तो यहाँ पे मंगल ग्रह की प्लेसमेंट आपको नेगेटिव तरीके से प्रभावित नहीं करेगी। आपकी एनर्जी बॉडी सेक्स के लिए इतना डिमांड नहीं करेगी, उसको इतना गुस्सा फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा। तो एनर्जी बॉडी में मंगल ग्रह D9 चार्ट में अगर सही प्लेसमेंट पे है, तो उस एरिया में आपको क्विक रैपिड एक्शन ग्रोथ और मांगलिक कार्य होने में कहीं ना कहीं आपको सहयोग मिलेगा, मैरिज से और जीवन साथी से। निपुण जी, थैंक यू सो मच, आप आए, फिर से आए। बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ एस्ट्रोलॉजी डिस्कस करने में। जो डिटेल में आप जाते हैं, जैसे आप एक्सप्लेन करते हैं ना, वो बहुत बढ़िया है। थैंक यू सो मच। थैंक्स लॉट श्रुति जी, शिव कृपा, मैं ये कह सकता हूँ। धन्यवाद।